आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम को। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ। हम जब भी किसी चीज़ को सीखना स्टार्ट करते हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एबीसी स्टार्ट की, फिर हमने वर्ड्स बनाए, फिर हमने सेंटेंसेस बनाए, फिर एक टाइम आता है हम स्टोरीज़, एसेज़ इस तरीके से आगे अपने आप को ग्रो करते हैं। टिपिकल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली उनका गोल क्या होता है? हमने स्किल सीखनी है, ठीक है? हम ब्लेम करते हैं स्टूडेंट्स को या अक्सर हम ब्लेम कर रहे होते हैं अपने टीचर्स को, ठीक है? लेकिन कहीं जो उस सिस्टम को डिज़ाइन कर रहा है, हम उसको जानते ही नहीं होते, ठीक है? तो मतलब एट द एंड हमें अपने सोचने के तरीके को भी बदलना है। मतलब हमने सिर्फ़ चीज़ें सीखनी नहीं है, ठीक है? आगे हम चीज़ें सीखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जेंगो है, फास्ट एपीआई है, पूरी-पूरी इंशाल्लाह प्लेलिस्ट इसके ऊपर आएगी कि फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन कोड कैसे होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, जीरा को कैसे डील करते हैं, क्लिकअप क्या होता है, किस तरीके से टिकट्स बनती हैं, गिट के ऊपर हमने किस तरीके से इंटीग्रेशंस करनी होती है, कोड को कैसे मतलब डेवलपर्स को डिफरेंट डेवलपर्स ने कैसे कोलैबोरेट करना होता है, और डिप्लॉयमेंट साइड पे सीआई/सीडी पाइपलाइंस ईच एंड एवरीथिंग हम मेरे अगले कोर्सेज के अंदर सारी चीज़ करेंगे। तो वो उन चीज़ों को एटलीस्ट समझे और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो मार्केट के अंदर अपने आप को बाकी कोर्सेज की तरह ना फील करे कि कोर्सेज कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस हुई है कि सिस्टम क्या है, बेसिकली सेट ऑफ पार्ट्स होते हैं कि जो एक को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें हमारे ऑर्गन्स हैं, ब्लड है, ब्रेन है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास हार्डवेयर साइड आ जाती है, फिर सॉफ्टवेयर साइड आ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डाटा आ जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो हमें थ्योरेटिकल चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया, हमने इन चीज़ों को उस तरीके से किया ही नहीं होता कि हम इसको आगे फिर यूटिलाइज भी कर सकें। आप अभी कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपने सुपरवाइज़र को दिखाना होता है, ऐसा ही है ना। लेकिन जब आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे होते हो जिसमें आपको मिलियंस लोगों ने यूज़ करना है या एटलीस्ट 100 यूज़र ने भी यूज़ करना है, ठीक है, तो फिर एक सिस्टम को डिज़ाइन करने के क्या पिलर होते हैं, ठीक है, हमें उन चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता। अगर होता भी है तो हमें प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल किया भी होता है तो हमें थ्योरेटिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं आता, जो सबसे मतलब ख्याल में एक अ, ऐसी स्पेस है जो कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लेवल पे फिर आगे अप नहीं करने देती। तो हमने इस कोर्स के अंदर अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्या करना है, इंडस्ट्री भी और थ्योरेटिकल मतलब हर लिहाज से कोशिश करनी है कि हम चीज़ों को सीखें, टेक्निकल वे में सीखें चीज़ों को, ठीक है। तो अब हमने सिस्टम को देख लिया, तो अभी हम बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो उसके 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आती है रिलायबिलिटी, कि हम उसके ऊपर अ, कितना कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी एक चीज़ खराब मेरे एक सिस्टम के अंदर, तो जो सिस्टम है वो क्रैश नहीं कर जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी अब क्या होती है कि मैंने एक सिस्टम बना दी है, अब आने वाले वक्त के साथ साथ ऑब्वियस यूजर्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो अब मैं उन यूजर्स को, जो बढ़ते हुए यूजर्स हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी। और मेंटेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका एक सिस्टम बन गया होता है, वो एज एमवीपी होता है, ठीक है। स्टार्ट में तो हर प्रोडक्ट एज एमवीपी ही बनता है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग, अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, मतलब इंटरेक्शन, उसकी भी बेस के ऊपर हम ये डिसीजन अक्सर इसी बेस के ऊपर, कोई भी बिजनेस है वो इसी चीज़ के ऊपर अपग्रेडेशन कर रहा होता है कि यूजर्स का क्या इंटरेक्शन हुआ है, मतलब मुझे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो फिर उस हिसाब से फिर वो उनको मेंटेन करता है। किसी और ने कोड किया होता है, बाद में और इंजीनियर्स आते हैं, तो वो उनके लिए आप कितनी आसानियाँ करके जाते हो, तो ये चीज़ होती है मेंटेनेबिलिटी। तो आगे हम इनको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होती है, स्केलेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, और मेंटेनेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं, हाँ, फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम कितना काबिल एतमाद है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम है, अ, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है, मैं उसमें कोई भी गलती कर, फेलियर नहीं बननी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, उससे मेरा सिस्टम क्रैश कर जाना चाहिए।
बेसिकली जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको परफेक्ट तो कभी नहीं बना सकते। हमें पता है, ठीक है? हम उसे गलतियों से पाक नहीं कर सकते। लेकिन एट लीस्ट हम ये कर सकते हैं, हमारी हम अपनी गलतियों को एट लीस्ट कबूल कर पाएँ, मगर उन्हें नाकामी से बचाना भी हम नहीं होता है, ठीक है? हम बेसिकली परफेक्शन अचीव तो नहीं कर सकते, लेकिन हम परफेक्शन के पीछे भागते ज़रूर हैं। तो रिलायबिलिटी के अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मतलब बंद है। तो अब सवाल ये होता है कि आप अपने सिस्टम को रिलायबल कैसे बना सकते हैं? तो इसका बड़ा अच्छा जवाब ये होगा कि मैं अपने सिस्टम को फॉल्ट टोलरेंट दूंगा, मतलब कि वो मेरी गलतियों को बर्दाश्त कर सके। अब हम कंडीशंस कोडिंग के अंदर ज़्यादातर हम इफ़ एल्स होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम पाइथन में बात जैसे कि हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट फाइनली वाला एक फेस होता है, ठीक है? वो यूज़ कर सकते हैं कि पहले सबसे ये अगर नहीं तो फिर एक्सेप्ट में जाओ, ठीक है? अगर एक्सेप्ट में भी हमारा केस नहीं चल रहा तो फाइनली ये चीज़ कर दो। इस तरीके से हमने अपनी चीज़ों को रिलायबल बनाना होता है, ठीक है? ये भी सवाल पैदा कि फॉर एग्जांपल अब हम फॉल्ट टॉलरेंस के लिए इज़ाफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है? या अपने डाटा को कॉपी कहीं न कहीं हम रख भी रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास एक ये मसला आ जाता है कि अब लाखों सार्फ़िन जब हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है? कस्टमर्स हमारे अचानक से बढ़ गए, तो में फिर हमारे पास एक नया मसला आ जाता है, रिलायबिलिटी के बाद स्केलेबिलिटी, ठीक है? तो मतलब हमने रिलायबल तो कर लिया सिस्टम, लेकिन अब जब हमने रिलायबल किया इसे से बचाया है, तो उस वे के अंदर अब हमारे पास न्यू प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होती है, उसका नाम क्या होता है? स्केलेबिलिटी। अब बेसिकली स्केलेबिलिटी ये नहीं है कि हमारा जो मतलब सिस्टम स्केलेबल है या नहीं, ठीक है? बेसिकली स्केलेबिलिटी ये है कि जब हमारे सिस्टम पर लोड बढ़ेगा, तो हम उसको कैसे सँभालेंगे और उसकी कारकर्दगी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है? तो लेकिन उम, सब तो ठीक है, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें लोड को समझना पड़ेगा कि बेसिकली लोड क्या होता है। यानी बेसिकली ये नहीं है कि वो कितने यूज़र्स हैं, बल्कि ये भी है कि यूज़र्स क्या कर रहे हैं। मतलब ठीक है, एट अ टाइम 1000 यूज़र आ गए, ठीक है? तो 1000 यूज़र मेरी वेबसाइट को क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी वेबसाइट में आके किस-किस फंक्शन को यूज़ कर, ठीक है? तो मैंने उस चीज़ों को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्विटर की मिसाल करें, ठीक है? तो पोस्ट ट्वीट है, ठीक है? वो एक राइट ऑपरेशन है। यूज़र आता है तो वो एक ऑपरेशन परफ़ॉर्म होता है। तो इसी तरीके से कोई यूज़र है वो अपनी प्रोफ़ाइल देखता है या होम टाइमलाइन देखता है, ठीक है? हमारे पास डिफरेंट जिनको हमने फ़ॉलो किया होता है, उसकी बेस के ऊपर हमारे पास उनके ट्वीट्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है? एक यूज़र है वो ट्वीट करता है, वो एक राइट ऑपरेशन, हम व्यूज़ देख रहे हैं, तो ये एक रीड ऑपरेशन है, ठीक है? तो आप लोगों ने अब राइट ऑपरेशन को भी समझ लिया और ऑपरेशन को भी बेसिकली समझ लिया। अ, कोई एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटी है, ठीक है? जिसके लाखों के फॉलोवर्स हैं, मतलब मिलियंस के अंदर भी हो सकते हैं। तो उनकी जो पोस्ट है, वो उनके फॉलोवर्स की टाइमलाइन तक कैसे पहुँचती है, ठीक है? तो बेसिकली अब ट्विटर के पास इस चीज़ को हैंडल करने के 2 केसेस थे, ठीक है? पहला जब आप अपनी टाइमलाइन खोलेंगे, तो सिस्टम क्या करेगा, उन तमाम लोगों की ताज़ा तरीन ट्वीट्स बेस से निकाले जिन्हें आप फॉलो करते हैं और आपको शो करवा दे, ठीक है? लेकिन अब इससे क्या होगा, रीड ऑपरेशन के अंदर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिक को क्या कहते हैं, रीड हैवी अप्रोच। और दूसरी देखा जाए अब, मतलब दूसरा उनके पास क्या मेथड था, जैसे ही कोई यूज़र है वो अपनी पोस्ट ट्वीट करे, तो उसी वक्त उनके जितने तमाम फॉलोवर्स हैं उनकी टाइमलाइन कैशे के अंदर उनको ऐड कर दिया जाए, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब कॉस्टली राइट परफॉर्म हो रहा है। हम यूज़र कोई भी ट्वीट ऐड मतलब पोस्ट कर रहा है, तो वो उसको उसकी टाइमलाइन कैशे के अंदर सेव करवा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक हमारे पास राइट ऑपरेशन हैवी अप्रोच होगी, ठीक है? तो अब हम इसको नेक्स्ट इस तरीके से देख सकते हैं, टाइमलाइन पढ़ने की शरह है ना, वो ट्वीट करने से कहीं ज़्यादा होती है। मतलब इसको हम कैसे समझे कि बहुत ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, होम टाइमलाइन देख रहे होते हैं कि किसने क्या पोस्ट की, किसने क्या पोस्ट की, पढ़ रहे होते हैं।
इसके बरक्स जो पोस्ट करने वाले होते हैं, वो ज़रा कम होते हैं। मतलब रीड ऑपरेशन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी निस्बत जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने भी अपना दूसरा यानी राइट हैवी अप्रोच को देखा, क्योंकि ऑब्वियसली जब यूज़र कोई भी ट्वीट करे तो वो लाखों मिलियन लोगों की तरफ उसने पहुंचानी है। तो ठीक है, तो उसने क्या किया, जो भी यूज़र जिसको फॉलो करते हैं उनकी कैसे टाइमलाइन के अंदर उनको ऐड करता जाता है। तो बेसिक क्या किया, उन्होंने राइट हैवी अप्रोच को सिलेक्ट किया, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये तो एक मतलब काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ अमल हो गया ना। तो लेकिन अब ट्विटर क्या कहता है, ट्विटर कहता है कि मेरे लिए जो मेरे यूज़र है ना, अ, उनका जो पढ़ने का, ट्वीट देखने का पैटर्न है ना, वो ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आज आकर देखा जाए तो यही डिज़ाइन, किसी भी सिस्टम को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि यूज़र्स किस चीज़ के अंदर ज़्यादा इंगेज हैं। तो अब बेसिकली होता क्या है, जब कोई भी पॉपुलर सेलिब्रिटी अपनी ट्वीट को पोस्ट करता है ना, मतलब काइंड ऑफ ट्वीट करता है, तो उसके जितने भी फॉलोवर्स होते हैं ना, उनकी टाइमलाइन के अंदर उस ट्वीट को अपडेट कर दिया जाता है उनकी कैशे के अंदर, ठीक है। तो यूज़र ऑनलाइन होता है तो उस हिसाब से उन जो ट्वीट्स हो रही होती हैं उनकी टाइमलाइंस के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर सार्फिन है ट्विटर के लिए, उनकी जो टाइमलाइन है उनको अपडेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ, इसमें हम सबसे ज़्यादा एक मेन गलती ये भी करते हैं कि हम ना हर चीज़ को एवरेज बेस के ऊपर देख रहे होते हैं कि एवरेज क्या है। लेकिन हमने हमेशा परसेंटाइल के अंदर होता है। परसेंटाइल मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट को 10 यूज़र्स चला रहे हैं, तो पहले को रिस्पॉन्स कितनी मिला, दूसरे को कितने मिला, तीसरे में इसी तरीके से 10 यूज़र्स को उस कितनी-कितनी देर बाद मिल रहा है। लेकिन अगर एक यूज़र को 10 सेकंड में पोस्ट शो हो रही है, दूसरे यूज़र 1 सेकंड के अंदर, तो वो जो बेचारा 10 सेकंड वाला है, अगर हम निकालेंगे तो वो 5 टू 6 सेकंड आएगा, तो हम उसको भी कहेंगे अच्छा ठीक है। लेकिन अगर हम परसेंटाइल के हिसाब से देखेंगे, तो हम ये देखेंगे हमारे कितने यूज़र्स को 1 सेकंड में शो हुआ, कितने यूज़र्स सेकंड में शो हुआ, कितने यूज़र्स को 3 सेकंड में शो हुई हमारी जो टाइमलाइन मतलब पोस्ट है। तो हम फिर उसी से अपना फ़ोकस कि 3 सेकंड वालों को इतनी लेट क्यों शो हो रही है, हम फिर उसके ऊपर वर्क करेंगे। हमने जो अपना डिसीजन लेना है ना, वो राइट और रीड ऑपरेशन पे लेना है। और नंबर 2 पे हमने एवरेज नहीं देखनी। डोंट सी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। हमेशा हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, ऑलवेज आउट परसेंटाइल के 1% का मतलब मेरे 1 सेकंड वाले यूज़र्स कितने हैं, 2 सेकंड में रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो यूज़र्स कितने हैं, फिर उस हिसाब से फिर हमने अपने सिस्टम को अपग्रेड करना, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है, तो अब हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं, तो हमने यही देखना हम अपने उससे मेंटेन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में वो एक एमवीपी था, अब इसके अंदर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर्स होते हैं, मोनोलिथिक है, सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर एक आर्किटेक्चर की एक अपनी खासियत होती है। तो हमने इस चीज़ का डिसीजन उसी चीज़ अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज को देख लेते हैं। बहुत से यूज़र्स हैं वो कहते हैं कि ठीक है सही है, माइक्रो सर्विसेज होना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक आपको कोई आर्किटेक्ट या कोई भी एक एमवीपी है वो स्टार्टिंग होना चाहिए मोनोलिथिक से। मोनोलिथिक में बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो डिप्लॉयमेंट होती है, फ्रंट एंड बैक एंड ईच एंड एक ही जगह डिप्लॉय हुआ होते हैं, ठीक है। एक ही रेपो होती है आपकी रेपोजिटरी, जहाँ पे आपका कोड फ्रंट एंड का भी होता है और बैक एंड का भी होता है। तो स्टार्टिंग में तो ये ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल अब आपने उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स ऐड करने हैं, उसको और ज़्यादा ग्रो अप करना है, तो फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, तो उसमें अब आप जब 10 लोग एक ही रेपो के अंदर काम करेंगे, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे, ठीक है? तो हम इन चीज़ों को जब आगे गिट को देखेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे तो उस उस वक़्त हमें इन चीज़ों की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इसी तरीके से अगर हम माइक्रो सर्विसेज़ की बात करें, तो माइक्रो सर्विसेज़ में फिर हमें लेटेंसी के कुछ इश्यूज़ होते हैं। आपने
मतलब लेकिन इसमें फिर ये होता है कि आपकी हर एक फीचर एक अलग रेपो के अंदर होता है। आपको इस चीज़ की भी कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं होती कि अगर आपने एक पाइथन में किया है, तो आपको नेक्स्ट वो पाइथन में ही करना है। आप उसको बेशक रस्ट में करें, गो लैंग्वेज में करें, ठीक है? आप पर्पज़ होता है आपका काम हो, फास्ट हो, बेशक कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करें, तो उसमें आपकी ये वाली एक लिमिटेशन भी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक मतलब हर आर्किटेक्चर की एक अपनी ख़ास नोयत होती है, ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ख़ास एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन अगर हम मेंटेनेबिलिटी की बात करें तो बेसिकली ये चीज़ जुड़ी होती है टीम ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है? कि टीम ने अपने सिस्टम को चलाना किस तरीके से, कि हमारे जो सिस्टम है उसमें सिंप्लिसिटी कितनी है, ठीक है? और हमने अपने सिस्टम को कॉम्प्लेक्सिटी से किस तरीके से बचाना है। इसी तरीके से हम अपने सिस्टम में कोई भी न्यू इंजीनियर आता है, ठीक है? तो वो अपने आप को सिस्टम के अंदर इवॉल्व किस तरीके से कर सकता है, ठीक है? अ, अगर उसने अपने सिस्टम को में इवॉल्व होना है तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, ठीक है? सिस्टम समझना बिल्कुल आसान नहीं है। तो अब यहाँ पे सिंप्लिसिटी की बात करना तो आसान है, लेकिन आज भी देखा है कि अब स्केलेबिलिटी को हासिल करने सारी चीज़ें पेचीदा हो जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुतज़ाद नहीं है। ठीक, सिंप्लिसिटी का मकसद फीचर कम करना नहीं है, बल्कि डिफ़िकल्टी को छुपाना है। जैसे मैंने आपको पहले बात की, हम परफेक्शन इस फ़ील्ड के अंदर अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है? हम्म, अगर मैं पावरफुल टूल की बात करूँ, तो वो है कि आप एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करें, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ये अभी हम एक शॉर्ट वीडियो इंट्रो वीडियो बना रहे हैं, तो अभी के लिए हम सिर्फ इसी चीज़ को देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल है, ठीक है? पीजी एडमिन है, या एसक्यूएल की आप क्वेरी लिखते हैं किसी भी ओआरएम को यूज़ करते हुए या ओवरऑल, तो आप कभी भी ये नहीं करेंगे जो हमारा डाटा डिस्क पर कैसे रखा हुआ है, ठीक है? या उसकी जो इंडेक्सेशन है वो कैसे काम कर रही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि एसक्यूएल ने इन सारी को एक सादा ज़ुबान के पीछे छुपा दिया है, ठीक है? आपको नहीं पता कि जब आप क्वेरी करते हैं तो किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट हो रही है, क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्मेंस हो रही हैं, क्या-क्या स्टेप हुआ है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को यकीन करते हुए कर लेते हैं।